आज आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। आज हम अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। जस्ट ठीक है ना, चलिए देखते हैं। मिस MS ABC एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म है। ABC कब बनी थी ये? इनकॉर्पोरेशन, मतलब कब बनी थी, इनकॉर्पोरेशन नहीं बोल सकते सॉरी, क्योंकि ये कंपनी नहीं है इसलिए इसे इनकॉर्पोरेशन नहीं कहा जा सकता। ये हुआ था 1990 में बनी थी, मतलब ये कंपनी। मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी थे इसके अंदर पार्टनर। ठीक, जब से ये बनी थी तभी से, सिंस बिगनिंग का मतलब जब से ये पार्टनरशिप फर्म बनी थी तब से इसमें 3 पार्टनर थे, ABC। एज ए जो था वो वेरी सीनियर, मतलब सबसे ज्यादा सीनियर कौन था उसमें? ए था, जिसकी एज है 78 ईयर। ठीक, ट्रांसफर हिज शेयर इन दी फर्म टू हिज सन मिस्टर प्रतीक, अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो जो वो सबसे ज्यादा उम्र का बंदा था, उन्हें सोचा कि मैं रिटायर हो सकता हूँ या कोई भी मेरी अनसर्टेनिटी से डेथ भी हो सकती है। एक एज आ गई तो फिर डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं ये करता हूँ, मैं अपनी जो शेयर है पार्टनरशिप का वो अपने बेटे को भी ट्रांसफर कर देता हूँ, जो एक सी है। अब वो सी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने कहा कि मैं अपने बेटे को ट्रांसफर कर देता हूँ। बेसिकली इतनी सी बात है। Miss B and C was not interested that मिस्टर प्रतीक ज्वाइन डैम एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। और लेकिन बी और सी जो सोच रहे थे, वे सोच रहे थे कि नहीं नहीं, इनके जो बेटा है वो ठीक भले ही सी है लेकिन हम उसे रखना नहीं चाह रहे, ऐसे बी एंड सी सोच रहे थे। आफ्टर सम टाइम मिस्टर प्रतीक फेल्ट दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट आर डिस्प्लेइंग ओनली ऑन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। लेकिन जबरदस्ती जब उसके पेरेंट्स ने शेयर ट्रांसफर कर दिया, अब बी और सी रोक तो रह सकते नहीं, तो जैसे ही उन्होंने शेयर ट्रांसफर करा, प्रतीक आ गया, मतलब उसका बेटा आ गया। किसका? जो सीनियर थे, मिस्टर ए का बेटा प्रतीक आ गया। प्रतीक ने जब 1 साल काम करा, प्रॉफिट वगैरह की बात हुई, तो प्रतीक को ऐसा लग रहा था कि जो मुझे प्रॉफिट दे रही है ये पार्टनरशिप फर्म, मुझे कम हिस्सा दिखा रही है, मतलब मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट दिखा कर दिया जा रहा है, मेरे साथ चीटिंग हो रही है, ऐसा उसको थिंकिंग थी उसकी। तो उसे लगा कि मुझे कम प्रॉफिट दिखाया जा रहा है, तो उसने क्या करा, उसने कहा कि आप मुझे कम प्रॉफिट दिखा रहे हो, मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दो। ऐसा प्रतीक का कहना था, मानना था। मैं बिग बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करूंगा, आप मेरे सामने बुक ऑफ अकाउंट खोल लो और मैं उसे इंस्पेक्ट करूंगा। बिना ओपन करो इंस्पेक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो आप ओपन कर दो, मैं उसे इंस्पेक्ट कर लूंगा। ठीक, ताकि मैं देख सकूँ ये सब ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब मेरा पूरा अमाउंट है या नहीं। हाउएवर द अदर पार्टनर बिलीव दैट ही कैन नॉट चैलेंज द बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन दूसरे पार्टनर को लग रहा था क्योंकि प्रत्येक अब किसी चलती हुई पार्टनरशिप फर्म में किसी दूसरे पार्टनर का शेयर खरीद के आया है, इसलिए वो ऑर्डिनरी पार्टनर नहीं है, और क्योंकि वो ऑर्डिनरी पार्टनर नहीं है तो वो चैलेंज नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट को। फर्म ऐसा लग रहा था। अब आपसे पूछा गया, आपसे क्या पूछा है? कैन प्रतीक वी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इफ हिज फादर वांट्स टू गेट रिटायर। तो जैसे उसके फादर रिटायर होना चाह रहे हैं तो उसे पार्टनर की तरह ले सकते हैं या नहीं। उसके बाद ये बताना है कि जो ऊपर इशू था, ऊपर इशू क्या था कि जो प्रतीक तो कह रहा था मुझे सामने बुक्स ऑफ अकाउंट लाओ, लेकिन बच्चे में पार्टनर सोचे थे क्योंकि ये उसका क्या बोलते हैं ना, अपने फादर का शेयर परचेज करके लिया है, अपने फादर का इंटरेस्ट परचेज करा है इसने, तो उस केस में इसे कोई अधिकार नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का। ठीक, तो अब हमें 2 चीज बतानी है। पहला, क्या ये ऐसा हो सकता है, क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है उस पार्टनर का, एंड दूसरी बात, सेकेंडली, क्या उसके पास अधिकार है बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर सेक्शन नंबर 31 में कहा था, उसमें हमने पढ़ा था किसी भी पार्टनर को अगर किसी बंदे को अगर पार्टनरशिप फर्म में ऑर्डिनरी पार्टनर की कैपेसिटी में लाना है, मतलब जो जनरल पार्टनर होता है उसकी कैपेसिटी में लाना है, उसके लिए सारे के सारे पार्टनर की कंसर्न लगती है। लेकिन अगर बेनिफिशियल इंटरेस्ट में कहें या फिर कहें तो किसी अपना शेयर ट्रांसफर करके किसी बंदे को पार्टनर बनाना है, तो आ सकता है उसमें बाकी कंसेंट तो नहीं लगेगी, लेकिन उसके अधिकार, सारे अधिकार उसे नहीं मिलते, वो क्योंकि ऑर्डिनरी पार्टनर नहीं बन पाता। ऑल दो पार्टनर बन जाएगा लेकिन फॉर प्रॉफिट ओनली, या फिर कहे तो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ओनली, उसे बाकी चीजें नहीं मिल पाती। बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट नहीं कर पा सकता, चैलेंजिंग नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट को, ऐसी चीजें वो नहीं कर पाता, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो बेसिकली उसमें कोई लिमिटेशन लग जाती है क्योंकि वो ऑर्डिनरी पार्टनर नहीं है, सारे पार्टनर की कंसेंट से नहीं आया। तो 12 सेक्शन नंबर 31 में हमें जो बताया ऑर्डिनरी पार्टनर का इंट्रोडक्शन कब होता है, जब सारे के सारे पार्टनर कंसेंट देते हैं। नो पार्टनर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्टनर इनटू अ पार्टनरशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर सबकी कंसेंट नहीं है तो कोई भी बंदा पार्टनरशिप फर्म में एज अ ऑर्डिनरी पार्टनर नहीं आ सकता। तो क्योंकि इस प्रेजेंट केस में प्रतीक के पास कोई कंसेंट नहीं थी, इसलिए
वो ऑर्डिनरी पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं आया है, वो सिर्फ एक इंटरेस्ट खरीद के आया है, नॉट ऑर्डिनरी पार्टनर है वो। पार्टनर तो है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं है। इसलिए अब जब हमने पढ़ा था कि जो ऐसे पार्टनर है जो ट्रांसफर की कैपेसिटी में आते हैं, यानी कि किसी का शेयर परचेस करके आते हैं, बिजनेस का इंटरेस्ट परचेस करके आते हैं, उनका नंबर सेक्शन नंबर 29 के अंदर बताया गया था। उनके पास कोई राइट नहीं होता, नॉट एंटाइटल टू कंटिन्यूस बिजनेस के, चलती हुई बिजनेस के पास उनके पास कोई अधिकार नहीं होता, किस चीज़ का अधिकार नहीं होता कि वे रिक्वायर कर सके, बुक्स अकाउंट मंगा सके, अकाउंट इंस्पेक्ट कर सके। बस जितना शेयर उन्होंने दे दिया तो दे दिया, मतलब जितना प्रॉफिट उन्हें मिला मिला, उसके बाद उसे चैलेंज नहीं कर सकते चलती हुई बिजनेस में। लेकिन वाइंडिंग अप के टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकते हैं, हाँ। वाइंडिंग अप के टाइम वो बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकता है टू कंप्यूट द एसेट वैल्यू, या फिर कहे तो टू कंप्यूट द शेयर वैल्यू या एसेट की वैल्यू जो उसने खरीद दी थी। तो वो बाइंडिंग अप के टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी मंगा पाता है। लेकिन चलती हुई बिजनेस के अंदर ना तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट मंगा सकता है, ना उस जब मंगा ही नहीं पाएगा तो इंस्पेक्ट तो करने का सवाल ही नहीं होगा, तो दूसरे पॉइंट में लिख देंगे इंस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट में लिखेंगे उसमें तीन चीज नहीं कर पाता कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जबकि हमने राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़ा था तो उसमें लिखा था ऑर्डिनरी पार्टनर के पास अधिकार है, अगर एग्रीमेंट में कुछ और नहीं लिखा तो उसके पास अधिकार है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, जस्ट टाइम। तो बेसिकली ये था हमारा क्वेश्चन, इजी था ये क्वेश्चन, इसमें कोई वो नहीं था। ये भी शायद इसी है, ट्रांसफर ही पे बेस है, ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना, सेशन नंबर 29 ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, राम एंड कंपनी अपार्ट ए फर्म। अब ये एंड कंपनी लिख देते हैं तो आप कंपनी, वो कंपनी एक्ट वाली कंपनी पे मत चला जाना। कंपनी सीओ जहां लिखा है ये नाम का ही मतलब कंपनी लगा देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहती वो पार्टनरशिप फर्म ही है। राम एंड कंपनी है फर्म, फर्म माने पार्टनरशिप फर्म, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर, इसके अंदर 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, हैविंग 1/3 शेयर ईच, मतलब 3 पार्टनर है तो सबने 1:1 में कर रखा है। तो सबका रेशियो कैसे बनेगा, जब कॉमन एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा सबके डिवाइड में, यानी कि 1/3 1/3 1/3 कर रखा है सबने अपने शेयरिंग। ठीक, बेसिकली इतना है। अकॉर्डिंग टू ए एंड बी द एक्टिविटीज ऑफ सी आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। ए एंड बी ने जब भी ऑब्जर्व कर रहे थे काम को, उन्हें लगा यार ये सी कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ ऐसे काम कर रहा है जो फर्म को नुकसान देंगे। एंड दस इसी वजह से उन्होंने क्या करा, ए और बी ने सी को धक्के मार के निकाल दिया। ए और बी ने कहा कि यार ये सी कुछ गड़बड़ घोटाले कर रहा है, चलो इसे धक्के मार के निकाल दो। ठीक, एडवाइस ए एंड बी वेदर दे कैन डू सो कोटिंग द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब आपको बताना है, ये एमटीबी का क्वेश्चन है, 2 बार एमटीबी में आया है क्वेश्चन, अभी हमने ऐसे ऊपर भी पढ़े हैं, बीवाईक्यू में भी आया है। देखिए पार्टनरशिप में एक तो माइनर वाला पॉइंट, एक एक्सपल्शन वाला पॉइंट, और एक ये पार्टनर्स के राइट वाले पॉइंट, ये तो बहुत मिलेंगे आपको एमटीपी पीवाईक्यू में, ये भरे पड़े हैं। बहरहाल अब आ जाते हैं, मैं ऐसे लाऊंगा चार्ट चार्ट के कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, 80 या 100 अप्रोक्स पूरे सिलेबस के क्वेश्चन की ट्राई करूंगा कि कलेक्ट कर सको एक जगह, तो जो काफी बार रिपीट हो गए या एमटीपी में काफी बार आए हैं। बहरहाल तो अब हमें बताना है कि एक्सपल्शन कब हो सकता है, ये बेसिक है, ये भी हमने कर लिया, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ऑल, तब एक्सपल्शन होगा। क्या, उसके एक डीड के अंदर लिखा होना चाहिए कि उस बंदे के पास अधिकार है एक्सपायर करने का, मतलब पार्टनर्स के पास अधिकार है कि वो किसी पार्टनर को एक्सपायर कर सकते हैं। साथ में एंड है, यहाँ ऑल सारी की तीनों कंडीशन है। एंड जो पावर है वो मेजोरिटी पार्टनर, मतलब 4 है तो 4 में से 3 राज्य होने चाहिए कि चौथे को धक्के मार के निकाल दो। और तीसरा गुड फेथ में होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होंगे तब एक्सपल्शन वैलिड होगा। अब गुड फेथ की फिर से 3 कंडीशन है, ये लास्ट वाले पॉइंट के लिए फिर से 3 कंडीशन दी गई, कब माना जाएगा कि ये गुड फेथ में है। तो इसके लिए भी ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी माना जाएगा गुड गुड फेथ में है। ठीक, इसे आप ऐसे प्रेजेंट करना, अच्छा प्रेजेंटेशन होगी, मार्क्स खटाखट मिलेंगे। सेक्शन नंबर 33 है, ये कुछ सेक्शन याद कर लेना, जैसे एक्सपल्शन के हैं, एडमिशन के हैं, या फिर कहे तो माइनर वाले सेक्शन है, तो इन सेक्शन को याद करने की कोशिश करना, चाहे सारे ना हो लेकिन ये हो जाए, क्योंकि एग्जाम अगर ये आए तो सेक्शन लिख देंगे तो थोड़ा इंप्रेशन लग जाता है बस, और कुछ नहीं, नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले क्या है, एक्सपल्शन जो हो वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में हो, तो ऊपर पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में था, उसके बाद उसे एक नोटिस दे देना चाहिए कि हम आपको धक्के मार के निकालने वाले हैं, और एक अपॉर्चुनिटी भी देनी पड़ेगी उसे कि हम आपको निकालने वाले हैं, आप प्रूफ कर दीजिए कि आप ये प्रूफ कर दीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं करा। ठीक है ना, तो कंक्लूजन क्या है, देखिए फैक्ट, देखिए ये तो था प्रोविजन,
ये था प्रोविजन। देखिए ये रहा प्रोविजन। प्रोविजन माने जो लोन ने कहा है। फैक्ट ऑफ मतलब क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लेना एंड कंक्लूजन में हम आप जो क्वेश्चन हमसे पूछा था हम वो करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा था क्या ये निकाल सकते हैं, हम कहेंगे हाँ निकाल सकते हैं। ए बी मेजोरिटी हो गया क्योंकि 3 में से 2 मेजोरिटी होती है, तो ही कैन एक्सपायर। लेकिन ओनली इफ, ये तभी निकाल पाएंगे जब ये ऊपर दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी कंडीशन? ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, और इस तीसरी कंडीशन के लिए भी ये वाली नीचे की 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तब जाके ये एक्सप्रेशन वैलिड होगा। ये इसमें क्या है देखें, राम इज द प्राइवेट एस्टेट लाइबल फॉर द प्राइस ऑफ मशीन परचेज बाय द फर्म एंड, चलिए ठीक ठाक क्वेश्चन है, वैसे हमने ऐसा कर रखा है, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। राम मोहन गोपाल आर पार्ट इन अ फर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पार्टनरशिप द फर्म ऑफ ऑर्डर सनलाइन लिमिटेड टू सप्लाई ऑफ मशीन, ऐसा हमने फर्नीचर का पढ़ा था, सप्लाई ऑफ मशीन टू अ फर्म। तो उसने, ये जो पार्टनरशिप फर्म थी, इन्होंने एक कंपनी से, सनराइज लिमिटेड कंपनी से, लिमिटेड माने पब्लिक कंपनी होगी, सनराइज पब्लिक कंपनी है एक, उसमें से इन्होंने मशीन मंगाई। बिफोर द मशीन डिलीवर, लेकिन मशीन की डिलीवरी होने से पहले ही आर चले गए भगवान के पास, मतलब आर हो गए एक्सपायर। द मशीन हाउएवर वाज लेटर डिलीवर, लेकिन मशीन की डिलीवरी हुई बाद में। देयर आफ्टर द रिमेनिंग पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, और बचे हुए पार्टनर बन गए इंसॉल्वेंट एंड द फर्म फेल टू पे पेमेंट, क्योंकि वे इंसॉल्वेंट हो गए तो उन्हें कोई इश्यू नहीं कर पाएगा, बचे हुए एक आदमी रहा नहीं, और जो बचे हुए 2 थे उन्होंने खुद को इंसॉल्वेंट कर दिया, तो उस केस में उन्हें कोई इशू कर नहीं सकता। तो अब यहाँ बताना है, तो अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम वे क्वेश्चन के जवाब देंगे। अब तो ये ऐसा हो रहा है जैसे पेमेंट मिल ही नहीं पाएगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट को शुरू नहीं कर सकते, और जो चला गया उसे कैसे शुरू करा जाए, ये एक आई थिंकिंग है, लेकिन हम पढ़ लेंगे। वेदर राम प्राइवेट लिमिटेड, वेदर्स राम्स प्राइवेट लिमिटेड स्टेट इज लाइबल, क्या जो राम जो है यानी कि जो पार्टनर की डेथ हुई है उसकी प्राइवेट स्टेट यानी कि प्राइवेट पर्सनल एसेट लाइबल रहेंगी या नहीं। ठीक, सबसे पहले हमें वो बताना है। और दूसरा हमें ये बताना है कि जो क्रेडिटर कंपनी है वो किससे रिकवर कर सकती है अपना प्राइस इस केस में, जब 2 इंसॉल्वेंट बन चुके और एक की डेथ हो चुकी, तो इस केस में उनके पास किससे अधिकार है अपना पैसा रिकवर करने का। द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द provision of the Partnership Act 1932 contained in section number 35. This section provides that under the contract between the partners, the firm is not dissolved by the death or of a partner। मतलब ये ऐसा होगा क्योंकि जैसे डेथ के बाद उसका रिजोल्यूशन तो हो नहीं पाएगा अगर डीड के अंदर लिखा होगा। तो अगर ऐसा केस है, देखिए समझिए, अगर डिसोल्यूशन हो गया तो बंदा एसेट से ले जाएगा अपना, लेकिन डेथ के बाद भी बचे हुए पार्टनर चला रहे थे, तो उस केस में क्या होता, डिसोल्यूशन तो नहीं हुआ था, वो डेथ का केस हो गया, अलग केस हो गया। उस केस में क्या होगा, द स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ, क्योंकि डेथ के बाद पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता, डेथ के बाद पब्लिक नोटिस की नीड नहीं है। जैसी बंदा डेथ हुई जिस दिन, उस दिन ही वो डिस्चार्ज हो जाता है आने वाले सभी चीजों के लिए। Therefore, the considering the above provision, the problem may be answered as follows। कैसे, राम स्टेट will not liable for the price of machine, क्योंकि उसकी डिलीवरी गुड की राम के बाद हुई है इसलिए वो लाइबल नहीं है। दूसरा, the creditor in the case have only a personal degree against the surviving partners। तो जो वो है ना, क्या बोलते हैं अपना, सनराइज कंपनी जो थी, तो वो राम की प्राइवेट स्टेट से नहीं ले सकती, वो सिर्फ जो बचे हुए पार्टनर हैं उनकी पर्सनल डिग्री से, उनसे उनकी पर्सनल डिग्री मतलब डिग्री माने उनकी पर्सनल एसेट, जो अब क्या बोलते हैं, जब आदमी दिवालिया होता है तो उसकी एसेट नीलामी होती है, तो डिग्री मतलब कहीं ना कहीं उससे ही रिकवरी करती है। पार्टनरशिप की एसेट जो होंगी ना हैंड में उनके पार्टनर के, जो पार्टनरशिप फर्म की एसेट होंगी, उनमें से वो अपना रिकवर कर लेगा। हाउएवर सिंस द सर्वाइविंग पार्टनर आर ऑलरेडी इंसॉल्वेंट, क्योंकि सर्वाइवल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके तो उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, क्योंकि यही खासियत है कि इंसॉल्वेंट बंदे के ऊपर केस नहीं होता। अ सूट फॉर अ गुड सोल्ड एंड डिलीवर वाज नॉट लाई अगेंस्ट द representation of degrees deceased partner, this is because there was a not debt due in respect of the RAM। तो यहाँ पे फंस गई कंपनी, यहाँ पे फंस गई उनका पेमेंट। अगर एसेट वैसेट से कुछ रिकवर हो गया तो हो गया, उसके बाद पर्सनली कुछ रिकवर नहीं कर पाएगी सर्वाइविंग पार्टनर से भी। क्यों सर्वाइविंग पार्टनर से पर्सनल रिकवर क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब कोई बंदा दिवालिया बनता है तो उसकी पर्सनल एसेट सरकार कब्जा कर लेती है, और जब सरकार की एसेट बन गई वे, उस केस में कोई बंदा ना उसे स्यू कर पाएगा ना उससे कुछ रिकवर कर पाएगा। ये होता है इसका मतलब। सेक्शन नंबर 23,
वो सेक्शन नंबर 20 बोला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23। क्या इस पर बेस है ये? जस्ट अ मिनट देख लेता हूँ एक बार। अच्छा प्रॉफिट वाला, चलिए देख लेते हैं। मैं देख रहा था कॉमन होगा तो इसे करा देंगे, इसे ऐसे टिक लगा देता। ये जब हमने ऊपर कर लिया होता। तो एबीसी आर पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म कैरिंग ऑन अ पार्टनरशिप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मतलब बिल्डिंग वगैरह का बनाने का काम है। बी हु हिमसेल्फ वाज अ होलसेल डिग्री और डीलर ऑफ आयरन बार्स was structured with the work of selection of iron bars after the examining it quality। क्या कह रहा है देखिए, ए बी सी तीन पार्टनर थे, उसमें से जो बी है, ये तीनों पार्टनर ने एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी थी जिसका काम था घर बनाना या कहें तो अपार्टमेंट बनाना। ठीक, उनमें से जो बी पार्टनर था उसका अलग से एक दूसरा बिजनेस भी था जिसमें वो आयरन बार मतलब लोहे की सरिया बनाता था। लोहे की जो सरिया लगती है ना बिल्डिंग में, वो बनाने का उसका अलग से अपना बिजनेस था। होलसेल बनाने का नहीं, मतलब होलसेल में बेचता था वो। जैसे दुकान होती है सीमेंट रेत बजरी की, इस तरीके से आयरन लोहे के लोहा भी वही रखते हैं जो सीमेंट रेत बजरी रखते हैं। बहरहाल यहाँ लोहे की सरिया के ऊपर स्पेसिफिकली इन्होंने बताया है। तो जो आयरन की होती हैं सरिये, उसका होलसेल डीलर था बी। और बी के पास ये वर्क था कि वो ऐसी आयरन बार सेलेक्ट करे जो अच्छी क्वालिटी की हो। किसके लिए सेलेक्ट करे? फर्म के लिए। मतलब उसकी खुद की पर्सनल भी एक होलसेलर था और उसके पास पार्टनरशिप फर्म में भी ये अधिकार था क्योंकि उसका काम वो था। तो बचे हुए पार्टनर ने कहा कि भाई देख तू काम भी सरिये का करता है, तो इसलिए जो हमारे लिए भी सरिये लगेंगी वो तू ही ले आना, अच्छी क्वालिटी की लाना। एज अ होलसेलर बी वेल इज वेल अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशन, क्योंकि उसे मार्केट के बारे में ए एंड सी से ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि उसका काम ही वो था। उसका दूसरा काम ही लोहे की सरिया बेचना था। करंट मार्केट प्राइस ऑफ आर आर आयरन बोल रहा हूँ आयरन बार फॉर कंस्ट्रक्शन इज 350 रुपए पर केजी। मतलब जो लोहे की सरिया का जो करंट में मार्केट प्राइस चल रहा था वो 350 रुपए के आसपास चल रहा था। बी के पास 1000 किलो सरिया ऑलरेडी पड़ी थी। 1000 किलो के वजन की सरिया ऑलरेडी पड़ी थी उसके पास इन स्टॉक। कहाँ पड़ी थी? उसके पर्सनल जो दूसरी बिजनेस है उसके अंदर। उसने जब परचेस करी थी उस टाइम प्राइस कम था तो उसने कम प्राइस में कर ली थी, जिसका मार्केट प्राइस था 200 रुपए। उसने कम मार्केट प्राइस यानी कि उसने 200 रुपए में खरीद रखी थी, जबकि आज का मार्केट प्राइस जो हो गया वो 350 रुपए हो गया। उसने क्या करा, अब फर्म ने मांगी होगी सब अना लाभ में सरिया तो उसने जो अपने पास स्टॉक्स की सरिया थी वो सप्लाई करती किसे? फर्म को। उसने 350 रुपए वाली सरिया इस फर्म को पहुंचा। जो उसका मार्केट प्राइस आज का 350 है, जो जब उसने पहले खरीदा था 200 रुपए की थी, उसने वो सरिये फर्म के अंदर पहुंचा दी। ठीक, इज बी लाइबल टू पे द फर्म फॉर द एक्स्ट्रा मनी। तो जो मतलब प्राइस का डिफरेंस है यानी कि 150 रुपए का जो प्राइस का डिफरेंस आ रहा है वो क्या सीक्रेट प्रॉफिट कहलाया जाएगा, या उसे ये कहें कि वो ये कहलाया जाएगा कि वो अमाउंट फर्म को पे करना पड़ेगा बी को? क्या आप मुझे बता देना बस, ठीक है ना। सबसे पहले हमसे यही पूछा है। ठीक है, एंड ही हैज नॉट मेक एनी अमाउंट मोर देन द करंट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ 350 रुपए। और क्या वो करेंट मार्केट प्राइस 350 रुपए से ऊपर कुछ अमाउंट चार्ज कर सकता है क्या? दो चीज पूछी है। देखिए ऐसे मानिए, समझिए, जैसे ए बी सी तीन बंदे थे, तीनों बंदे एक पार्टनरशिप में कर रहे थे। उनका काम था अपार्टमेंट बनाना यानी घर बनाना। आप एक तरीके से ऐसे मानिए, अब घर में पिलर जो बनते हैं उसमें सरिया लगती है, आपने सामने देखी होगी लोहे की सरिया। तो जो लोहे की सरिया है उसका एक दूसरा बिजनेस था बी का, जिसमें वो उसकी लोहे की सरिया की दुकान थी जिसमें वो लोहा बेचता था, सरिया बेचता था। अब ऐसा कोई खाली सरिया की दुकान नहीं होती, जनरली रेत सीमेंट भी सरिया वाले ही रखता है। लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन ने ऐसा कहा कि सरिया थी तो हम सरिया ही मान लेते हैं खाली। ठीक, उसके पास सरिया पड़ी थी स्टॉक में 1000 किलो। 1000 किलो वजन की सरिया पड़ी थी स्टॉक में। ठीक, उसने क्या करा, जब उसने खरीदी थी उस टाइम उसका रेट था 200। लेकिन आज जब आज की बात करें, हम करंट की बात करें, तो आज प्राइस बढ़ गया क्योंकि लोहे का प्राइस घटता बढ़ता रहता है। तो जब खरीदा जब सस्ता होता था लोहा तो क्या बोलते हैं ना, उसको 200 में मिल गया था। लेकिन आज वो 350 का हो गया लोहा पर केजी। तो 350 की हो गई लोहे की सरिया पर केजी। तो उसने क्या करा, अब फर्म ने कहा कि यार हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, हमें बिल्डिंग बनानी है, सरिया बढ़िया भेज दो। तो उसने यही सरिया फर्म पार्टनरशिप फर्म में भेज दी। ठीक, उसने यही सरिया पार्टनरशिप फर्म में भेज दी करंट प्राइस पर। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि जो जब उसकी परचेज कॉस्ट थी दूसरी बिजनेस की पार्टनर की, और जो उसका
करंट प्राइस में उन्होंने सप्लाई करी है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट है। भाई कॉस्ट और सेलिंग प्राइस के बीच में प्रॉफिट ही तो होता है या फिर टैक्सेशन होता है, तो टैक्स भी प्रॉफिट में से ही जाता है बेसिकली, लेकिन होता है वो प्रॉफिट ही है। तो जो प्रॉफिट है बीच का 150 रुपए का पर यूनिट का, वो प्रॉफिट क्या उसे पार्टनरशिप फर्म को देना पड़ेगा एज अ सीक्रेट प्रॉफिट कमाया है उसने, ये है पहली चीज। एंड दूसरी ये है क्या वो 350 रुपए से ज्यादा चार्ज कर पाएगा कि नहीं। चलिए देखते हैं। इफ अ पार्टनर ड्राइव एनी, इसका सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन नंबर 60 के अंदर बताया गया। इफ अ पार्टनर ड्राइव एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ और अ बिजनेस कनेक्टिंग टू द फर्म, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और द फर्म नेम, ही शैल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट टू पे इट टू द फर्म। पहली चीज ये है, ठीक। दूसरा, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, अगर वो सेम नेचर का कोई बिजनेस कैरी कर रहा है एज द कंपीटिंग फर्म विद द ऑफ द फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर द पे टू द फर्म फॉर ऑल प्रॉफिट मेड बाय हिम इन द बिजनेस, ठीक। दो चीज हो चुकी, फैक्ट आप पढ़ लीजिए। कंक्लूजन पे मैं आता हूँ। ऑल तो ये क्वेश्चन से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन इसका आंसर इन्होंने इस तरीके से ही दिया था, मुझे लेना पड़ा ऐसे ही। हैंस ही मेड एक्स्ट्रा पेमेंट प्रॉफिट ऑफ 150 रुपए, दिस इज अराइजिंग प्योरली आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन विद द फर्म, हैंस बी इज अकाउंटेबल फॉर द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब देखिए यहाँ, अब सेंसेबल अगर लॉजिकली सोचेंगे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। लॉजिकली अगर वो किसी फर्म को ना बेच के किसी दूसरे बंदे को बेचता तो वो प्रॉफिट कमा रहा था 350 का। अब आप वो फर्म को भेज रहा है तो आप उस पर ये चार्ज कर रहे हो कि नहीं नहीं तुमने एक्स्ट्रा जो कमा लिया, या तो कहे तो तुम्हारे कॉस्ट से ऊपर की जो भी चीज है उस पर तुम चार्ज नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा कहो तो वो कहना गलत है, बेसिकली वो कहना एक तरीके से मुक्त है। लेकिन हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा फर्म के साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है और उस ट्रांजेक्शन में वो पार्टनर होता हो किसी दूसरे प्रॉफिट आइडेंटिकल बिजनेस में या ऐसी बिजनेस में जिसमें सेम चीज हो रही है, उसका पार्टनर होता हो भी जो हमारी बिजनेस है उसमें पार्टनर होता हो, अगर वो कुछ प्रॉफिट कमा लेता है तो प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट बन जाता है। तो हाल तो मैं इससे सहमत तो नहीं हूँ, हालांकि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो सस्ता माल आया, जब माल सस्ता आएगा, जब इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा जनरेट होगा वो एक्स्ट्रा जनरेट प्रॉफिट में अब 3 हिस्से होंगे। वैसे एक हिस्सा होता है लेकिन अब 3 हिस्से होंगे। तो इस केस में एक बात बताओ, अगर आपके साथ ऐसा हो, आपकी ये दुकान होती है, आपके साथ होता है, तो आप कभी फर्म को बेचते, ये आयरन अपनी आयरन कभी फर्म को बेचते? आप बेचते ही नहीं। आप तो किसी थर्ड पर्सन को बेचोगे, क्या क्यों भाई मैं क्यों बेचूं अपनी आयरन, जाओ मार्केट से ले लो 350, किसी भी दुकान से ले लो, जाओ मैं को दूं अपनी, मैं दूंगा ऊपर का प्रॉफिट तुम सीक्रेट प्रॉफिट बोल के ले रहे हो, तो कोई लॉजिकल सेंस तो है ना। मैं तो किसी थर्ड पर्सन को बेचूंगा, सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रखूंगा, क्यों दूं मैं? तो जनरली ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है और आंसर की ड्राफ्टिंग ये है, मजबूरी मेरी भी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाइबिलिटी इन केस ऑफ डेट के बेस पर क्वेश्चन है, हम मैं करा चुका था, सेक्शन नंबर 35 के अंदर है। तो डेट के केस में पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं है, बाकी चीजें कॉमन है, ठीक। बिना पब्लिक नोटिस दिए डिस्चार्ज हो जाता है आने वाले ट्रांजेक्शन के लिए। पहले ट्रांजेक्शन के लिए जो उसके सामने हो चुकी डिलीवरी वगैरह गुड्स की, उनमें वो लाइबल हो जाता है। तो आप इसे पढ़ लेना। सर क्वेश्चन नंबर 25, मोनी टोनी वर पार्टनर इन अ फर्म MS मोटो एंड कंपनी, दे एडमिटेड सोनी एज अ पार्टनर इन अ फर्म। मोनी टोनी दो MRT दो पार्टनर थे, उन्होंने ऐसे तीसरा पार्टनर ले लिया। ही इज एक्टिवली इंगेजिंग इन डे टू डे एक्टिविटी, तो वो बंदा आया, उसने बंदे ने कहा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी है, वो दिन रात मेहनत पर लग गया। दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ अ फर्म दैट ऑल द एक्टिविटीज एक्टिव पार्टनर गेट अ मंथली रेमुनेशन ऑफ 20,000। तो ये फर्म की परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई बंदा एक्टिव पार्टनर है, वो पार्टनरशिप में काम करता है, उसे 20,000 दिए जाते हैं। बट लेकिन यहाँ एक लोचा है, एक लोचा है, 20,000 तो देते हैं वे, लेकिन एक लोचा है, बट नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट वाज देयर। लेकिन उन्होंने कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट में नहीं लिख रखी ये चीज कि हम रेमुनेशन देंगे। अब यहाँ दिक्कत है, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर किसी बंदे को रेमुनेशन देना है तो जब भी मिल पाएगा जब डीड में लिखा होगा, और ये बिना डीड में लिखे परंपरा के तहत रेमुनेशन देते जा रहे थे, ठीक है ना। तो सोनी भी आया, सोनी ने भी काम करा, उसे भी सैलरी मिली। नहीं, सोनी मोनिटोनी वर कंटिन्यूइंग दी गेटिंग अ सैलरी फ्रॉम द फर्म, बट देखिए इन्होंने मोनिटोनी ने एक चालाकी करी। मोनिटोनी ने कहा सोनी भाई तुम बिजनेस में पार्टिसिपेट करो, लेकिन हम तुम्हें सैलरी नहीं देंगे।
सोनी ने कहा ऐसा क्यों भाई, मेरे साथ क्यों गद्दारी कर रहे हो, गद्दारी कर रहे, मेरे साथ क्यों गद्दारी कर रहे हो भाई, तुम जब तुम प्रॉफिट में ले रहे हो, रेमुनेशन ले रहे हो, प्रॉफिट वाला से तुम रेमुनेशन ले रहे हो, तो मुझे भी रेमुनेशन दो यार, मेरे साथ मैं भाई हूँ यार, ऐसा ना करो। ऐसा कह रहा था किसका, सोनी का। तो सोनी डिनाइंग क्लेम करने लगा, लेकिन बचे हुए पार्टनर मान नहीं रहे, कहे नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है। बचे हुए पार्टनर ने सोनी से ये कहा कि कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें रेमुनेशन क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन भाई ये चीज भूल गए कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उनको भी नहीं मिल पाएगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो किसी को नहीं मिल पाता। बात उनका सही है कि एग्रीमेंट नहीं तो सोनी को नहीं मिल सकता, लेकिन एग्रीमेंट नहीं तो उनको भी नहीं मिलेगा। वेदर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सोनी कैन क्लेम रेमुनेशन फ्रॉम द फर्म, नहीं कर सकता क्योंकि डेट में नहीं है। ठीक है ना, देखिए दिस parties not entitled for a remuneration for the taking participation in the business, but this rule can apply via varied by express agreement or by the course of dealing in which event of a partnership will be remuneration। ठीक है ना, thus a partner can claim remuneration even in the absence of the when such remuneration is payable under the continuous usage of firm। तो देखो समझो, जनरली क्या है कि अगर जनरली अगर डीड में नहीं लिखा तो रेमुनेशन नहीं मिलता, ठीक, अगर जनरली डीड में नहीं लिखा तो रेमुनेशन नहीं मिलता। लेकिन एक चीज होती है यूसेज, या फिर कहें तो कस्टम ऑफ ट्रेड, या फिर कहें तो कस्टम ऑफ बिजनेस। तो जो बिजनेस में कुछ परंपराएं चली आ रही है ना, तो उस केस में डीड में लिखने ना भी लिखो तो भी अगर दूसरे पार्टनर को मिल रहा है तो तुमको भी मिल जाता है। ठीक, ऐसा होता है। जनरली बिना डीड के नहीं मिलता, लेकिन कुछ परंपराएं, प्रतिष्ठाएं, अनुशासन अगर चले आ रहे हैं तो वे अनुशासन, जैसा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, देखो ये लिस्ट थी, ये काफी सारी लिस्ट थी जो उसमें लिखा था क्या क्या नहीं कर सकते पार्टनर। उसके अंदर ये सैलरी वाला पॉइंट भी था, उसके अंदर एक और पॉइंट था, उसके अंदर ये पॉइंट था कि कोई बंदा अपने खुद के बैंक अकाउंट से पार्टनरशिप का बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, या कहें तो पार्टनरशिप की बिजनेस के लिए पार्टनरशिप का खुद का अकाउंट बनता है। लेकिन उसमें सबसे ऊपर यही लिखा होता है, जिसके अंदर ये पॉइंट भी था उसमें यही लिखा हुआ था कि तभी हो पाएगा जब कस्टम नहीं होगा। कस्टम नहीं होना मतलब जब वो परंपरा नहीं होगी। लेकिन यहाँ परंपरा है कि जो बचे हुए दो पार्टनर है वे भी सैलरी ले रहे हैं, रेमुनेशन ले रहे हैं 20,000 का, तो ये परंपरा तीसरे पार्टनर के लिए भी वैलिड रहेगी। इतना है बेसिकली। ठीक है ना, तो आप इसे पढ़ लेना, कंक्लूजन ये रहा। टिक मारिए, आगे बढ़िए। देखिए एमटीवी फैब को लिखा, फरवरी का एग्जाम है, नहीं नहीं फैब तो कुछ होता नहीं, मैंने एक फैब बस कोड डाल दिया था। तो एमटीवी फैब मतलब ये एमटीवी में कई बार मिला है, देखा गया है ऐसा क्वेश्चन। एबीसी आर ए पार्टनर इन अ फर्म, द फर्म डीलिंग इन द ऑफिस फर्नीचर, तो फर्म फर्नीचर बनाने का काम करती है। ए वाज इन चार्ज ऑफ द एंड परचेज एंड ऑफ परचेज एंड सेल, तो ए इन चार्ज है सामान खरीदने और बेचने का। बी के पास चार्ज है अकाउंट्स मेंटेन करने का, और सी के पास चार्ज है लीगल जो मैटर हो जाते हैं ना, कोर्ट केस वगैरह, वो सब देखने का एग्रीमेंट के थ्रू। रिसेंट नहीं एग्रीमेंट मतलब उनके पास ही चीज, अब आगे पढ़ते देखिए, यहाँ पॉइंट आगे इसके बाद देखते हैं। रिसेंटली थ्रू एन एग्रीमेंट देम इट वाज डिसाइडेड दैट ए विल बी चार्ज ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट, तो उनके पास पहले कुछ और अधिकार थे। देखिए उनके पास पहले क्या अधिकार थे, ए के पास पहले अधिकार था कि वो परचेज सेल करे, बी के पास पहले अधिकार था कि वो अकाउंट बनाए, एंड सी के पास ये अधिकार था कि वो लीगल काम में लीगल मैटर्स को हैंडल करे। लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया, अब वे चेंज कर रहे हैं एग्रीमेंट, अपना एग्रीमेंट अल्टर कर रहे हैं, अपने डीड अल्टर कर रहे हैं और उसमें चीजें बदल रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जब तो कई बार आया है एमटीपी में, देखना। तो उन्होंने अपनी चीजें अल्टर करके बदल दिया। अब ए को काम क्या दिया, ए को दिया कि आप अकाउंट बनाओ, वी को कहा कि आप परचेज सेल करो, और सी के बारे में चुप है। सी के बारे में चुप है तो सी बैलेंसिंग फिगर वाला जो काम था वही करता रहेगा, सी अपना लीगल काम ही करता रहेगा रेगुलरली। बीइंग इग्नोर्ड अबाउट द सच एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के बारे में जानकारी किसी नहीं थी, एम को कोई जानकारी नहीं थी इस एग्रीमेंट के बारे में, जो कि एक सप्लायर था एम, उसने सप्लाई फर्नीचर कर दिया ए को। उसने सोचा कि जब से ए के पास अधिकार था, ये आता था हर बार लेने, तो हम ए को फर्नीचर दे देते हैं। तो ए उसने ए को फर्नीचर दे दिया, ए ने क्या करा, वो फर्नीचर चालाकी दिखाकर किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया और पैसे कमा लिए। आपको पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बताना है, प्रोविजन के हिसाब से एम के पास मनी की रिकवरी का अधिकार है या नहीं है, और अगर एम को उस एग्रीमेंट की नॉलेज होती तो क्या तब अधिकार होता। दो चीजें, क्या क्या करंट सिचुएशन में एम के पास अधिकार है या नहीं है अपना अमाउंट रिकवर करने का, और अगर एम को इस केस में तो नॉलेज नहीं है,
एग्रीमेंट में अल्टर हुआ, इस केस में उसको नॉलेज नहीं। अगर उसको नॉलेज होती तो क्या फिर अधिकार होता। दो चीज पूछी है। सेक्शन नंबर 20, कोई फर्म चाहे तो अपनी अथॉरिटी को एक्सटेंड या रिस्टेन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म विच फॉल्स विद इन द इम्प्लाइड अथॉरिटी binds the firm unless the person with whom he is dealing known for the restriction or do not known or that the partner to be partners। बेसिकली ये कह रहा है कि फर्म के में जो पार्टनर होते हैं उनके जो एक्ट होते हैं, जो उनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है, वो फर्म को बाइंड कर देती हैं। पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी फर्म को बाइंड करती है अनलेस द पर्सन हु इज मतलब जो बंदा डील कर रहा है उसे रेस्ट्रिक्शन की जानकारी हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक। द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर में बी एक्सटेंड और रिस्ट्रेन। इम्प्लाइड अथॉरिटी का एक्सटेंशन और रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। Under the following condition, the restriction imposed on the implied authority of a partner by agreement shall be effected against the third party। कब? चाहे थर्ड पार्टी को जानकारी हो, चाहे थर्ड पार्टी को जानकारी ना हो। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गया। इसमें क्या देखिए, इसमें दो पॉइंट है। अगर ये दो पॉइंट होंगे तब माना जाएगा कि थर्ड पार्टी इन्फोर्स कर सकती है या फिर थर्ड पार्टी अगेंस्ट वो इफेक्टिव होता है। कब? जब थर्ड पार्टी को रेस्ट्रिक्शन की तो नॉलेज है, लेकिन उस थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि ये डीलिंग कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में। उस बंदे को नॉलेज तो है कि डीड के अंदर रेस्ट्रिक्शन हो चुका या फिर एक्सटेंशन हो चुका, नॉलेज उसकी है एक्सटेंशन या रिस्ट्रिक्शन की। ठीक। तो एक्सटेंशन या रिस्ट्रिक्शन की नॉलेज तो है, लेकिन वो उसके डील की उसे ये नहीं पता कि अब डीलिंग होगी या नहीं होगी। बेसिकली इतना है। M supplied furniture to A, who is ultimately sold to third party, and M was also ignored about the agreement entered into a partnership about the change in the role. M also is not aware that he is dealing with the partner of a firm। Conclusion क्या है? Therefore, M on the basis of knowledge of implied authority of a can recover the money। तो M को implied authority की नॉलेज तो थी, अब उसमें एक्सटेंशन हुआ उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन उसे implied authority की नॉलेज थी, इसीलिए वो रिकवर कर सकता है। सेकंड सिचुएशन क्या थी? लेकिन अगर हमको ये जानकारी थी, देखिए समझिए, सिंपल वर्ड में समझाता है यार को, यार दोबारा समझो, देखो सिंपल ही लैंग्वेज जान दो, इसे लिख देना, ऐसे में हो जाता। थर्ड पार्टी को पता है कि किसी पार्टनर को कोई काम करने से मना कर दिया फर्म ने, जैसे इस केस में एक को मना कर दिया कि तुम सामान मत खरीदना या मत बेचना। थर्ड पार्टी को उसकी जानकारी है और फिर भी वो सामान बेचती है, पार्टनर को देती है सामान, उस केस में फर्म लायबल नहीं है, उसमें थर्ड पार्टी की गलती है। उल्टा केस इसका, जब उस बंदे को थर्ड पार्टी को जानकारी नहीं है कि अब इस पार्टनर को मना कर दिया पार्टनरशिप फर्म ने कि तुम सामान नहीं खरीद सकते, और फिर भी वो थर्ड पार्टी उस पार्टनर को सामान बेच देती है, उस केस में फर्म लायबल हो जाती है। इतना सा बेसिक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कितने क्वेश्चन है भाई इसमें? जस्ट 10 मिनट। ये हमारा लास्ट कौन सा है भाई? ये कौन सा है? ये तो ट्रू टेस्ट ही चाहिए था, एक्सपर्ट। देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, मैंने अभी देख लिया। ये वही है, कौन सा है भाई? ये है वही गुड फेथ वाला, एक्सपल्शन वाला। तो क्वेश्चन नंबर 29 एक्सपल्शन वाला है, और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 और 28 दो क्वेश्चन रह गए। बस इस क्वेश्चन 27 भी हो गया, बस अब एक क्वेश्चन रह गया 28। ठीक है ना? नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 27 में टिक लगा दे, शायद अभी हुआ नहीं ना। हाँ 27 और 28 नहीं हुआ, 29 हमने कर दिया। क्यों, कैसे कर लिया सर? अभी तो हमने देखा भी नहीं। उसमें वही है कि कब एक्सपल्शन हो सकता है। एक्सपल्शन का मैं ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए, इसलिए इसे भी मैं मानूंगा कि हो चुका, आप पढ़ लेना, इजी है। महेश, सुरेश, दिनेश आर द पार्टनर इन द ट्रेडिंग फर्म। महेश विदाउट द नॉलेज ऑफ और कंसेंट ऑफ सुरेश एंड दिनेश बोरोज हिमसेल्फ फॉर 50,000 फॉर रमेश, फ्रॉम रमेश। देखिए एम एस और डी 3 पार्टनर थे, एम एस डी
महेंद्र सिंह धोनी नहीं, MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं, MSD 3 पार्टनर थे अलग अलग। इसमें से जो M था वो चालाक था। M ने बिना S और D को नॉलेज दी या बिना S और D की परमिशन लिए किसी थर्ड पर्सन था, जो थर्ड पर्सन था आर से M ने बिना बचे हुए पार्टनर्स की जानकारी लिए 50,000 रुपए ले लिए लोन के। चालाक देख रहे हो, इन्हें 50,000 रुपए लोन के ले लिए, ठीक है ना। उसके बाद उसने कुछ उसने कुछ उसने कुछ उस पैसे लिए तो पैसे का कुछ यूज तो करेगा, उसने कुछ पैसे का यूज कर लिया अपने कुछ घर के खर्चे, बोले अपना फैब ऐप के टाइम में, जब 14 फैब का टाइम आया तो उस टाइम कुछ गिफ्ट विफ्ट तो देने पड़े होंगे इसे भी, तो इसने गिफ्ट के लिए कर दिया उन पैसों को खर्च। कैन आर होल्ड्स सुरेश और दिनेश फॉर लाइबल, तो क्या आर के पास एस या डी से वो अधिकार है कि वो ये जो एम को लोन दिया इसके पैसे रिकवर कर सके? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस पर्पज से नहीं है और बचे हुए पार्टनर की जानकारी में भी नहीं है। बेसिकली मैं आपको बता चुका, लेकिन देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 19 एंड 22 इसके बारे में बात कर रहा है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप deed, every partner has an implied authority to bind every of other partner for the act in the name of the firm, provided the same fall within the ordinary course of business। ये इंपॉर्टेंट है कि वो ordinary course of business में होना चाहिए, and is done in the usual manner, और वो यूजुअल मैनर में भी होना चाहिए। महेश के पास राइट है कि वो 50,000 रुपए ले सके फ्रॉम रमेश में ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म इन यूजुअली मैनर, महेश के पास अधिकार है। देखें यहाँ पे इसकी लैंग्वेज में देखिए आप, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि महेश के पास कोई अधिकार ऐसा है, और क्योंकि एक्सप्रेसली है नहीं तो हर एक पार्टनर के पास अधिकार आ जाएगा, क्योंकि डीड में ही लिखे होंगे, तो लिखेंगे तो हर एक पार्टनर के पास अधिकार आ जाता है कि वो फर्म के बिहाफ में कुछ भी ऐड करे। तो महेश के पास अधिकार तो आ गया कि वो फर्म के बिहाफ में काम करे, ठीक, फर्म के बिहाफ में काम करे। सिंस रमेश हैज नो knowledge that the amount was borrowed by महेश without the consent of the firm, और आउटसाइडर बंदे के पास भी कोई नॉलेज नहीं थी कि इसने बच्चे हुए पार्टनर को नहीं बताया, उस केस में जो बच्चे हुए पार्टनर है वे लायबल बन जाते हैं। बहुत अजीब है लेकिन हाँ है। क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए, बंदा पार्टनरशिप का पार्टनर है और अगर उस पर डेट में नहीं लिखा तो उसके पास अधिकार आ जाता है कि वो पार्टनरशिप के नाम पे कुछ भी कर सकता है, और जो भी चीज़ वो पार्टनरशिप के नाम पे करता है, पार्टनरशिप के बिजनेस के नाम पे करता है, उस केस में वो उसे लाइबल कर देगा पार्टनरशिप फर्म को लाइबल करने का मतलब बचे हुए पार्टनर को लाइबल कर देगा। लेकिन कब कर पाएगा? जब अगर वो चीज़ उसकी अथॉरिटी में नहीं है, अगर वो फिर भी उस चीज़ को कर रहा है और थर्ड पर्सन को उसकी जानकारी नहीं है, तो उस केस में थर्ड पर्सन की गलती नहीं होती, इसलिए थर्ड पर्सन को हम भुगताएंगे भी नहीं। थर्ड पर्सन के पास अधिकार है कि वो बचे हुए पार्टनर से रिकवर कर सके। इसका एक उल्टा केस मानिए, क्वेश्चन ऐसा आता कि जो एम है, एम था ना, ये कहाँ गया भाई, ये देखिए आर जो है, आर के पास नॉलेज थी। क्वेश्चन ऐसा है, इफ आर हैज अ नॉलेज दैट एस एंड डी आर नॉट अथोराइज एंड हैव नो नॉलेज ऑफ द लोन टेकन बाय एम। अगर ये लाइन और लिख दी इस क्वेश्चन में तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर पलट जाएगा, क्योंकि आर के पास अगर जानकारी होती कि एम एस और डी ने एम को ना तो कहा है कि लोन लो और ना एस और डी को किसी लोन के बारे में जानकारी है, ऐसा आर को पता होता तो उस केस में एस एंड डी लायबल नहीं हो पाते। बेसिक सा इतना है। लास्ट क्वेश्चन यूनिट 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सोहन, रोहन एंड जय 3 पार्टनर है फर्म के अंदर। द फर्म इज डीलिंग इन द ऑफिस फर्नीचर, दे आर रेगुलरली डीलिंग विद ABC एंड कंपनी। एक दूसरी पार्टनरशिप फर्म है, इसके साथ जनरली डील करते हैं, सप्लाई करते हैं फर्नीचर। इनके फर्नीचर बनाने की जो पार्टनरशिप फर्म है सोहन, रोहन और जय की, तो ये अपना फर्नीचर जो बेचते हैं, इनका जो मेन कस्टमर है वो ये है। कौन है ये? AVN कंपनी जो है, ये पार्टनरशिप फर्म है दूसरी, ये इनका मेन फर्नीचर है, मतलब मेन फर्नीचर बोला सॉरी, मेन कस्टमर है। और जून 2020 जून को वन ऑफ द पार्टनर जो कि था जय, वो एक रोड एक्सीडेंट में चला गया। तो क्या पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी? यार ये भी सवाल है यार, जब एक पार्टनर चला गया तो पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। अगर कुछ एक्सप्रेस नहीं लिखा और पार्टनर 2 से कम भी नहीं हुए, कुछ एक्सप्रेसली भी नहीं लिखा, नहीं एक्सप्रेसली लिख दिया, क्या लिखेगा? एक्सप्रेसली लिखेगा किसी पार्टनर के मरने से फर्क नहीं पड़ेगा। पहली चीज एक्सप्रेसली लिखेगा कि किसी पार्टनर के मरने से पार्टनरशिप फर्म पर फर्क नहीं पड़ेगा, और पार्टनर 2 से भी कम हो नहीं रहे, पार्टनर कम से कम 2 हैं, जो कि इस केस में हैं, उस केस में फर्म चलती रहेगी, फर्म पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा।
तो फर्म ने क्या करा, द फर्म हैज ऑर्डर्ड MS कंपनी टू सप्लाई द फर्नीचर फॉर देयर बिजनेस ऑन 25 मई 2020 वैन जय वाज अलाइव। तो फर्म ने कहा दूसरी फर्म से कि आप हमें फर्नीचर भेज दो। जब जय जिंदा था, जब कहा था कि आप हमें फर्नीचर भेज दो, लेकिन फर्नीचर बाद में आया होगा, देखना देखिए पढ़ते हैं। ये वही ऐसा ही क्वेश्चन है, सब सेम हमने ऊपर भी करा था एक क्वेश्चन। नाउ सोहन एंड रोहन कंटिन्यू बिजनेस का चला रहे हैं फर्म के नेम पे जय के मरने के बाद भी, लेकिन कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया कि जय मर गया। पब्लिक नोटिस देने की जरूरत भी नहीं होती, डेथ के केस में पब्लिक नोटिस देने की जरूरत भी नहीं होती। जो बंदा मर चुका वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है बाद की चीजों के लिए। तो जो दूसरी पार्टनरशिप फर्म थी उसने फर्नीचर दे दिया हमारी पार्टनरशिप फर्म को 25 जुलाई 2020 को, जब जय नहीं था, जय की डेथ पहले ही हो चुकी थी। ठीक। द फैक्ट ऑफ द जय डेड वाज नोन टू डैम ऑफ द डिलीवरिंग ऑफ, तो जब वो गुड डिलीवर कर रहे थे तब उन्हें पता था कि जय की डेथ हो चुकी। आफ्टर वर्ड द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, उसके बाद फर्म इंसॉल्वेंट बन गई और पेमेंट करने में फेल हो चुकी। तो जो पार्टनर, जो दूसरी पार्टनरशिप फर्म है जिसने फर्नीचर भेजा था, उसने जय के अगेंस्ट का रिकवरी के लिए स्यू करेगा, केस करेगा। लेकिन फिर से वही दिक्कत है कि बचे हुए पार्टनर लायबल हो नहीं सकते क्योंकि वे इंसॉल्वेंट बन गए, और जय की प्राइवेट स्टेट लायबल हो नहीं पाएगी। देखना, जय की सिर्फ वही एसेट लायबल हो पाएंगी जो फर्म के अंदर थी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 35, under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the death of a partner. The estate of the deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death. तो स्टेट माने उसकी पर्सनल एसेट लाइबल नहीं होंगी, फर्म की नहीं, फर्म की तो हो जाएंगी, लेकिन उसकी पर्सनल एसेट है वो लाइबल नहीं होंगी उन ट्रांजेक्शन के लिए जो उसने उसकी डेथ के बाद हुई हैं चीजें। ठीक। फर्दर, इन ऑर्डर दैट द स्टेट ऑफ द पार्टनर मे बी absorbed from the liability of the future obligation of the firm, but it is not necessary to give the public notice। ठीक है ना, तो वही बता रहा हूँ। लेकिन जो उसके एसेट बिजनेस की हैं, बिजनेस एसेट से फ्यूचर ट्रांजेक्शन सेटअप हो सकती हैं, लेकिन बिजनेस पर्सनल एसेट से पर्सनल घर से, उसकी पर्सनल बिल्डिंग्स है, उसकी पर्सनल कार्स है, उसके पर्सनल क्या बोलते हैं पिलोट्स है, आप नहीं रिकवर कर सकते डिसीज पार्टनर के। उसे पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं। कैसे देगा? बंदा मर गया पर वो बंदा नोटिस कैसे देगा? स्वर्ग से ऐलान करेगा, हेलो हेलो मैं मर चुका हूँ, इधर आ गया स्वर्ग में, अब मैं नहीं कर सकता डील। क्या नॉन सेंस वाली बात हो जाएगी ना। इसलिए कहा गया कि जो बंदा मर जाता है उसे पब्लिक नोटिस कीजिए नहीं। जस्ट अ मिनट, थोड़ी नॉइज है, इग्नोर मारिए। तो वो बंदा क्या, मैं थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ अपने। तो वो बंदे के पास अधिकार आ जाता है कि वो पब्लिक नोटिस नहीं दे सकता क्योंकि वो उसकी डेथ हो चुकी। तो जिस दिन वो मरा उस दिन से ही वो डिस्चार्ज हो जाता है जो भी ट्रांजेक्शन वो बिजनेस में करता है। बेसिक्स इतनी बात है। फैक्ट आप पढ़ लेना, क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट, कंक्लूजन में बता रहा हूँ। एज पर द गिवन केस एंड प्रोविजन ऑफ फैक्ट एप्लीकेबल ऑन इट वी मे कंक्लूड दैट। इतनी लाइन आप आपको हर आंसर में लिखनी पड़ेगी। ये कॉमन लाइन है, ये आपकी कॉमन लाइन है, आपको हर आंसर से शुरू में लिखनी पड़ेगी कॉमन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में यार कैसे लिख रहा हूँ, ये जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, तो ये उसमें आपको ये जो शुरू की लाइन है ना, जहाँ जो मैंने सेलेक्ट करी है, ये इतनी लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपना लिखोगे, सिंस द डिलीवरी ऑफ अ फर्नीचर वाज मेड आफ्टर द डेथ ऑफ जय, हिज स्टेट वाज नॉट लायबल फॉर द डेब्ट ऑफ द फर्म। स्टेट माने पर्सनल एसेट। assured for a good sold and deliver will not be lie against the representation of the deceased partner। तो मरे हुए पार्टनर का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, यानी कि उसका जो सन होगा या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके वो उससे आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आप दो पेमेंट। दिस इज बिकॉज देयर इज नो डेब्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ गुड इन जैज लाइफ टाइम। क्यों? क्योंकि उस जब जय जिंदा था उस टाइम वो गुड नहीं आई थी, डिलीवरी से पहले जय मर चुका था। और डैड के केस में पब्लिक नोटिस वो दे ही नहीं सकता क्योंकि वो मरा हुआ बंदा कभी नोटिस नहीं दे पाएगा। तो जो डिसीज पार्टनर की स्टेट है, कौन सी स्टेट? जो उसकी बिजनेस की पार्टनरशिप की स्टेट है, मतलब जो पार्टनरशिप में उसकी हिस्सेदारी होगी ना डिसीज पार्टनर की, उससे ही साइड ऑफ हो सकता है, उसकी पर्सनल को कोई टच नहीं कर सकता। और क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा है लेकिन ये उसके ऊपर ही बेस है एक्सपल्शन के। देखिए एक्सपल्शन का बेस सेक्शन नंबर 33, एक्सपर्ट 3 कंडीशन, फिर गुड फेथ का बता देंगे, गुड फेथ के लिए फिर से 3 कंडीशन, और फिर आखिरी में हम अपना कंक्लूजन दे देंगे। तो ये था हमारा यूनिट 2।
आगे करेंगे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना और अपना ख्याल रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन मैं डाल सकूं पीडीएफ फॉर्म में। वीडियो नहीं बना पाऊंगा शायद, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में डालने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना अपना का ख्याल रखें।